दिल्ली के प्राय हर रेलवे स्टेशन पर आपको ये नज़ारे देखने को मिलेंगे जब गांव से शहरों की ओर हजारों की तादाद में मजदूर दिल्ली की ओर आते हैं एक बेहतर भविष्य के लिए, रोजी रोजगार की तलाश में, इस उम्मीद, आशा, विश्वास के साथ कि उनका जीवन यहाँ बेहतर बनेगा। लेकिन क्या उनका ये सपना साकार हो पाता है? हम अपने इस खास कार्यक्रम में यही आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो मजदूर दिल्ली आते हैं उनका जीवन कैसे बेहतर बन पाता है। इसके लिए हम करेंगे एक खास पड़ताल। यहाँ पे काम के तलाश में आए हैं। पिछले 4 साल से आना जाना लगा हुआ है। 2-3 बार यहाँ पे ठगी हो गया है। जब छोटे शहर से बड़े शहर की ओर आए, जगह का कमी हो जाता है और जितने सैलरी दिया बोला जाता है उतना नहीं मिलता है, और मिलता है तो फिर यहाँ से जो उम्मीद लेके आते हैं, जो यहाँ से अच्छा पैसा कमा के जाएंगे, अच्छा अपना सेटल हो जाएंगे यहाँ, इस तो सोचते हैं, वो यहाँ नहीं होता है। बस आस टूट जाता है। हाँ, कमाएंगे, घर ले जाएंगे, देंगे गार्जियन को, और क्या। वहाँ पर पेट जब भर ही जाता था, आने से क्या फायदा था। दिल्ली 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 दिल्ली। बड़े शहरों की चकाचौंध और आकर्षण भला किसे अपनी ओर नहीं खींचते? कच्ची उम्र में तो और भी ज्यादा। शायद इसलिए मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे हजारों नौजवान रोज गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं, एक बेहतर जीवन की आस में, एक मुकम्मल मुकाम की तलाश में, जिनके सामने समाज से ज्यादा परिवार को संवारने की चिंता होती है, और वो खींचे चले आते हैं दिल्ली जैसे शहरों में। लेकिन रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही उनके सपने ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगते हैं, जब उनके सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा होता है एक अदद छत की, और तब वो सोचते हैं कि अब जाएं तो जाएं कहां। फिर यहीं से शुरू होता है उनके अंतहीन संघर्ष का सफर, जो थमता नहीं, बढ़ता है, जिसमें कई पड़ाव आते हैं। ऐसे में उनके सामने एक ही रास्ता दिखता है, किसी आश्रय गृह में शरण लेने की। फिर उन्हें चिंता सताती है रोजगार की। वो यहाँ वहाँ रोजगार की तलाश में भटकते हैं, और सबसे आसान राह नजर आता है मजदूरी का, जहाँ ठेकेदार या यूं कहें बिचौलिए उन्हें काम का स्टाइल समझाते हैं, और कोई राह नहीं निकलता देख वो ठेकेदार के चंगुल में फंसते चले जाते हैं। मसलन मजदूरी, कूली का काम, तांगा, ठेला, रिक्शा चलाकर वो अपना जीवन यापन करने लगते हैं। लेकिन क्या रिक्शा चला लेने भर से इनकी तकदीर बदलने लगती है? मुझे लगता है ऐसे लोगों की जो समस्याएं मुख्य रूप से शहरों में होती है, एक बहुत बड़ा समस्या है, जिसमें आश्रय की समस्या है, शेल्टर की समस्या है, एक्सेस टू हेल्थ केयर की समस्या है, आइडेंटिटी एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पे उभर करके आती है। आइडेंटिटी के साथ बहुत सारी स्कीम्स हैं, खास करके शहरी गरीबों की अगर हम बात करें, हम ग्रामीण गरीबों के लिए तमाम प्रकार की स्कीम की देखते हैं कि स्कीम्स है, लेकिन शहरी गरीबों के लिए कोई एक स्कीम नहीं है। रिक्शा चलाना सबसे मुश्किल काम है, जब एक रिक्शा कई लोगों को ढोता है। ऐसे में इन्हें इनका वाजिब मेहनताना और इज्जत न मिले तो तकलीफ तो होगी ही। ये है राजू रिक्शा वाला, मात्र 2-3 क्लास की पढ़ाई की, बिहार के बेगूसराय से दोस्तों की सोहबत में आ गए दिल्ली, चलाने लगे रिक्शा। लेकिन रिक्शा चलाना इनके वश का नहीं है, मगर क्या करें, पापी पेट का सवाल है। सर 50 रुपया रिक्शा भाड़ा, 60 रुपया ले लेता है। आप 100-150 रुपया कमाते हैं, इसमें गुजर नहीं चलता है, मेरे को नहीं चलता है। इस सब में इज्जत भी नहीं है, जिसको भी मुंह करने है वो भी 2 गाड़ी दे देता है। बिहार में एक कानून लागू हुआ 1975 में, रिक्शा चालक जो है रिक्शा मालिक होगा। आप यहाँ पर आकर, यहाँ दिल्ली में ये स्कीम क्यों नहीं लागू हो सकती है? क्यों नहीं लागू होनी चाहिए? और क्यों नहीं कोई इसके लिए कोई आवाज उठाता है? आपको कोई भी ये जो जिसको सिविल सोसाइटी जिसको कहते हैं, उस सिविल सोसाइटी से जरा पूछे आप जाकर कि भैया इन रिक्शा चालक जो कि दर दर की ठोकरें खाते हैं, इनको खाने पीने रहने और तमाम तरह की जिल्लतों के बाद, तमाम तरह की परेशानियों के बाद जो मालिक का जो एक दबाव, उस रिक्शा मालिकों का जो दौर, कम से कम उससे मुक्ति का रास्ता तो बना है। तमन्ना है कि रोशन हो तेरी दुनिया मेरी महफिल, उजाला मिल सके तुझको तो मैं अपना घर भी जला दूंगा।
ये हमारा नहीं, ये कहना है इस रिक्शे वाले का जिसके पास अपना नहीं किराए का रिक्शा है, लेकिन ये दूसरों की सेवा में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, सब कुछ झोंक देते हैं। कोई नीति या कार्यक्रम नहीं होने की वजह से रिक्शा चालकों को यातना का शिकार भी होना पड़ता है। यहाँ पुलिस वाले जो है तो हम लोग को तंग करता है। पुलिस वाले जहाँ रिक्शा लेके 1 मिनट भी खड़े हुए तो सुहा मार देता है, पंचर कर देता है। पंजाब में खेती नेगेटिव इसके होने के चलते और असम में सब जगह, महाराष्ट्र में रोजगार के अवसर घट जाने के कारण लोगों को लौटना पड़ रहा है। इसलिए, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि वहाँ रोजगार के अवसर बढ़े हों बिहार में। अगर वहाँ से लौट के आते भी हैं पंजाब से तो भागते हैं आसाम, फिर आसाम में 2 महीने के बाद से फिर गोवा भागते हैं। तो इस तरह से वो, अगर ट्रेनों में आप जाएंगे तो लोगों को मिल जाएंगे। पता चला कि साल भर में 4 जगह घूम गया है, तो अगर 2 महीने के लिए घर आ गया, फिर वहाँ काम नहीं मिला, फिर वहाँ चला गया। रिक्शों के परिचालन से जुड़े कई पहलू और भी हैं। मसलन एक रिक्शा या ठेला जिस पर सामान लदा हो और दूसरा व्यक्ति उसे अपने हाथ से धक्का देता हो। ये दृश्य देखकर आप भी चौंक सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति रिक्शा खींचता है और दूसरा उसे पीछे से धक्का देता है। ये दूसरों का बोझ तो ढोते हैं, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि परिवार का बोझ ढो सकें। बहुत कठिन होता है। गरीब आदमी को पेट के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जो है समझ लीजिए। क्या परिवार का काम जो है, रोजी रोटी, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ चल जाता है? नहीं गुजारा होता है। कितना पैसा कमाते हैं प्रतिदिन? कितनी आमदनी? अब कभी 400 होता, कभी 200 होता, कभी 90 होता। सर, रिक्शे के इंतजार में बैठे ये वो लोग हैं जिन्हें रिक्शे पर बैठने का नहीं, उन्हें धक्का लगाने के लिए बुलावे की प्रतीक्षा है। जिन्हें धक्का लगाने के लिए महज 7 से 10 रुपए मजदूरी मिलती है, जो अपनी कमर तोड़ मेहनत से बालू की रेत पर सपनों का महल बनाते हैं, क्योंकि शाम होते ही उन्हें महल नहीं, भूख की याद आती है। अपनी बारी की प्रतीक्षा में लाल किला पर बैठे ये वो लोग हैं जिनको इंतजार रहता है एक अदद रिक्शे का, कि रिक्शा आएगा, उसको हम धक्का लगाएंगे और रोजी रोटी की समस्या हल हो जाएगी। अगर रिक्शा नहीं आया या काम ना मिला तो ये रात खाएंगे क्या, इसकी समस्या इनके सामने सबसे ज्यादा मुंह बाए खड़ी रहती है। पड़ताल के सिलसिले में गलियों की खाक छानते छानते जब हम पहुंचे सड़कों पर तो हमने संदीप को देखा। संदीप पैर से लाचार है। पहले कुछ काम कर लेते थे, लेकिन काम के दौरान जख्मी हो गए, काम छूट गया, अब फिर से रोजगार की तलाश है। चोट की दिक्कत हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था ना, तो इसका इलाज उलूज करवाया। अब थोड़ा पैसे की दिक्कत हो रही है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बीडी वाइस का या एसटीडी का कोई काम मिल जाए। धक्का लगाने वाले मजदूरों की माफिक ही कुछ इनका भी दर्द है। हालांकि शमशाद भाई कारपेंटर हैं, मुरादाबाद से आए हैं अपना घर-बार छोड़कर दूसरों के घरों को चमकाने के लिए। शमशाद भाई जैसे सैकड़ों लोग दिन भर ग्राहक की प्रतीक्षा में बैठे रह जाते हैं। अगर काम ना मिला तो इनका भी चूल्हा चक्की बंद। सरकार से ये मांग करना चाहेंगे ताकि जो मजदूर आदमी है इनको जो है भरपूर मजदूरी थोड़ी मिलनी चाहिए, बच्चों का जो पालन भी होना चाहिए। सुबह शाम तक बेचारे खड़े होते हैं, किसी को मिल जाता है तो कर लेता है, ना तो भूखा सो जाता है। बाजी पटरी पे भी सोना पड़ता है। सेंटर में भी मतलब ये है, अगर देते हैं तो 10 रुपये 6 रुपये मतलब किराया लेते हैं। परेशानी ये पड़ती है कि अगर काम नहीं है तो थाली बैठे रह जाते हैं और अपने बच्चों को जैसे भी गुजारा करने के लिए यहाँ आते हैं दिल्ली में, तो यहाँ पर जो मुश्किल पर मुश्किल यही होती है कि मतलब बेरोजगारी ज़्यादा पड़ती है। हमें तो काम मिलना चाहिए। कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भले ही दिल्ली में मजदूरी थोड़ी अधिक मिलती हो, लेकिन अपना गांव ही बेहतर है, जहां रहने के लिए घर तो है। तो गांव ही अच्छा है। तो गांव के अंदर तो थोड़ा सा ये है कि काम धंधे में थोड़ा सा कम है, वहाँ काम पूरा तरीके से नहीं मिल पाता है, और यहाँ भी आते हैं तो यहाँ भी पूरा तरीके से काम नहीं मिलता है। अब सवाल है कि अगर अपना गांव बेहतर है तो प्रदेश कमाने की जरूरत क्या है? क्या अच्छा नहीं होता कि हम अपने गांव में ही अपना रोजगार ढूंढते और परिवार के साथ रहते? लेकिन हम ऐसा सोचते नहीं हैं, बस लोगों के बहकावे में आकर मजदूर बन जाते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, होटलों में काम करते हैं, स्टॉल लगाते हैं, रात रात भर जगकर बाजारों और मोहल्लों की रखवाली करते हैं, ऑटो चलाते हैं, सब्जियां बेचते हैं, रातों में ट्रकों पर लदाई का काम करते हैं।
फुटपाथ पर खाते हैं और फुटपाथ को बिस्तर और आसमान को चादर समझकर सो जाते हैं, जहां कई बार पालतू जानवरों और बच्चों में फर्क नजर नहीं आता। शायद इसीलिए भी खुले आसमान में जीवन बसर करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं होता। निगमबोध घाट के पास एक ऐसा ही इलाका है जहां एक रैन बसेरा है, इसके बावजूद इसे होमलेस हब कहा जाता है। ये शहर के निर्माता हैं तो शहर में इनका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा अधिकार है, और चूंकि ये सबके लिए घर, सबके लिए टॉयलेट, सबके लिए तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं एक सिटीजन होने के नाते और हम लोग को वो सुविधाएं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक को भी सब्सिडाइज करने वाला यही तबका है। तो हमको भी कहीं ना कहीं इनके अधिकारों को, केवल ये कि चैरिटी के लिए कि नहीं हम आपको कुछ देते हैं, इनके राइट्स को, इनके अधिकारों को हमें सुनिश्चित कराना पड़ेगा। ये एक नागरिक के तौर पे हमारा जिम्मेवारी है, और सरकार एक वेलफेयर स्टेट के नाते सरकार की जिम्मेवारी है। यह है 21वीं सदी में दिल्ली की तस्वीर, जिसमें दो चेहरे हैं। एक तरफ ये मेट्रो और दूसरी तरफ सड़कों पर ये दंदनाती हुई गाड़ियां। सड़कों पर दंदनाती हुई गाड़ियां और इन मेट्रो के बीच एक फासला है, इन आसमान के नीचे रह रहे इन लोगों का, जो खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं, जिन्हें एक अदद छत भी मैसर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के 2005 में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर के मुल्कों में तकरीबन 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है। भारत में 2001 में हुए जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए अपना मकान तक नहीं है। ऐसे में ये लोग आश्रय गृहों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। इसके अलावा 19.5 लाख लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेघर हैं, जिसमें 60% ग्रामीण और 40% शहरी आबादी है। आश्रय अधिकार अभियान और दिल्ली मानव विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार दिल्ली में लगभग 1 लाख लोग बेघर हैं, लेकिन गैर सरकारी आंकड़े 1.5 लाख के आसपास हैं। यहाँ हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखलाएंगे कि कैसे इन मजदूरों को स्वास्थ्य की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है।